हेलो एवरीवन, आई एम ऋचा शर्मा एंड यू आर वाचिंग परचम। दिन के बज चुके हैं 12 एंड इट इज़ टाइम फॉर आवर डेली सीए सेशन। आज है 29th ऑफ जनवरी, लेकिन आज हमको 2 दिनों के करंट अफेयर्स कवर करने हैं, 28 एंड 29। बताइए क्यों? क्योंकि कल था संडे और कल वीकली सेशन आया था आपका। अगर आपने वो नहीं देखा हो, प्लीज़ डू गो थ्रू इट ताकि आपके पूरे हफ्ते का रिविजन हो सके, थियोरी के साथ भी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ भी, और आप पिछला पूरा हफ्ते पैक करके रख सकें। ठीक है, प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा, अलग से आपको वीकली की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आज हमें 28 और 29 यानी 28 एंड 29 ऑफ जनवरी के सीए कवर करने हैं। मंडे टू सैटरडे डेली सीए आता है दिन के 12 बजे, संडे को वीकली सीए आता है उसी टाइम दिन के 12 बजे। ओके, चलिए आज अगर हम हिंदू पंचांग के हिसाब से देखें तो माघ महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, यानी कि आज चांद इस तरह का आपको दिखने वाला है। लास्ट डेली सीए में जाते जाते आपसे क्वेश्चन किया गया था, उसका आंसर मैंने वहीं डिस्प्ले भी कर दिया था। जिन बच्चों ने देखा उन्होंने लिखा है, बट एनीवेज पर्पस ये था कि आप एटलीस्ट थोड़ा ध्यान दे लीजिए इस इन्फॉर्मेशन पे। तो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वर ऑनर्ड विद पद्मश्री अवार्ड्स 2024। मेजॉरिटी बच्चों ने राइट आंसर दिया था, कुछ ने कितने पद्म अवार्ड्स मिले हैं वो आंसर दे दिया था, यानी 132 लिख दिया था, जबकि नो, आंसर क्या होगा 110। 132 तो ऑप्शन में भी नहीं था। सो 110 पद्मश्री अवार्ड्स दिए गए, 5 पद्म विभूषण दिए गए, 17 पद्म भूषण अनाउंस किए गए हैं, दिए नहीं गए हैं, एंड 110 पद्मश्री वर अनाउंस। टोटल हो जाते हैं 132। ठीक है जी, चलिए अब आज जो हम पढ़ेंगे, दोनों दिनों का सीए जो पढ़ेंगे, उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा परचम के टेलीग्राम चैनल के ऊपर। परचम का टेलीग्राम चैनल परचम क्लासेस के नाम से ही है, 2.5 लाख समथिंग सब्सक्राइबर्स हैं। तो प्लीज़ चेक, मैं ये क्यों बता रही हूँ, बोस्ट करने के लिए नहीं, इसलिए कि आप दूसरे प्लेटफॉर्म ज्वाइन मत कर लीजिएगा। बहुत सारे स्पैम प्लेटफॉर्म्स भी बने हुए हैं, यानी परचम के नाम से किसी और लोगों ने बना रखे। सो आप इस वीडियो का जो टाइटल है वहाँ पे क्लिक कीजिए, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा, मोर आ सकता है, उस पर क्लिक कीजिए। सो आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम के, ऐप के, वेबसाइट के, प्लेलिस्ट के, तो आप वहाँ से ईजिली जा सकते हो प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, सो जो इंग्लिश का पीडीएफ होता है वो क्लास के साथ साथ यानी 12 बजे ही आपको मिल जाता है टेलीग्राम पे। जो हिंदी का पीडीएफ होता है वो आपको 3 बजे तक अवेलेबल करवाया जाता है, बिकॉज कन्वर्ट करने में लगती है टीम। ओके, अगर आपको वीकली या मंथली सीए मैगजीन चाहिए तो उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा parchamclasses.in पे, और मंथली तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है, वीकली सिर्फ इंग्लिश में होती है, प्लीज टेक नोट ऑफ इट। अगर आप रेगुलरली पीडीएफ से पढ़ते हैं तो हाईली रिकमेंडेड कि आप सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव कर जाइए। इकोनॉमिकल भी है, कन्वीनियंट भी है, परचम ऐप पे मिल जाएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ बैंक पे चले जाइएगा। ज़्यादा जानकारी यहाँ नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करेंगे। हेल्पलाइन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, परचम ऐप चैट है, सब जगह आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टीम मुस्तैद है आपको हेल्प करने के लिए। चलिए जी, आज ना हमको बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज पढ़ने हैं, बिकॉज 2, 3, 4 दिन के इकट्ठे हो रखे हैं। तो शुरुआत करेंगे हम इंटरनेशनल कस्टम्स डे के साथ में। तो इंटरनेशनल कस्टम्स डे आज नहीं आता जी, नो, 26 ऑफ जनवरी को आता है ये। 26 तारीख से शुरू करेंगे, बिकॉज 26 को हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर लिया, उसके बाद से हम बाकी सारी डिटेल न्यूज़ पे चले गए। तो ये 1-2 दिन हैं जो न्यूज़ में कहीं इधर उधर छुपे हुए थे, आज हम निकाल के लाए आपके लिए। सो 26 ऑफ जनवरी को आता है इंटरनेशनल कस्टम्स डे इंडिया में, लेकिन इसको 27 जनवरी को मनाया जाता है, बिकॉज उस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन एनीवेज आपसे कोई नहीं पूछेगा कि इंटरनेशनल कस्टम डे इंडिया में कब मनाया जाता है, यही पूछा जाएगा इंटरनेशनल कस्टम्स डे कब आता है। तो 26 जनवरी को आता है। थीम क्या रही? कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विथ पर्पस। सो ट्रेडिशनल एंड न्यू, ये कुछ कीवर्ड पकड़ लीजिएगा, इससे थीम याद रह जाएगी। ये बेसिकली जो बेल्जियम बेस्ड वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑब्जर्व करती है, वो मनाती है, और इंडिया में हम इसको 27 को मनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है? देखिए, जो भी आप न्यूज़ पढ़ो ना, थोड़ा सा खुद से प्रोब किया करो, यानी खुद से क्वेश्चन किया करो कि एग्जामिनर क्या पूछ सकता है। यहाँ से सीधे सीधे 2 क्वेश्चन बनेंगे। इंटरनेशनल कस्टम्स डे कब आता है? 26 जनवरी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और इसकी थीम क्या थी? तो जो ट्रेडिशनल और न्यू हमने कीवर्ड लिए हैं, ट्रेडिशनल और न्यू पार्टनर्स विद पर्पस, एंगेजिंग देम। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट डे जो करना है, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी बोले तो जो कि पोल्यूशन कॉज नहीं करती, एक तरह से आप रीन्यूएबल एनर्जी कह सकते हो। ठीक है, तो ये भी 26 जनवरी को ही आता है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के साथ में कस्टम्स डे आ गया, इंटरनेशनल कस्टम्स डे और इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी डे या इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी।
इसको UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पिछले साल ही डिक्लेयर किया था, तो रिलेटिवली नया दिन है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। थीम क्या रही? क्लीन एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट, पीपल और प्लैनेट दोनों के लिए क्लीन एनर्जी। क्वेश्चन कैसे बनेगा? सीधी सीधी डेट पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी कब आता है जी? 26 जनवरी को आता है। अच्छा, थीम क्या है? पीपल और प्लैनेट के लिए क्लीन एनर्जी। ठीक है जी, आगे बढ़ जाएंगे। नेशनल ज्योग्राफिक डे, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल आता था, ये पूरी एक बॉडी है जो कि प्लैनेट के ऊपर अलग अलग एनवायरमेंटल कंसर्न्स और ऑर्गेनिजम्स को लेते हुए वर्क करती है। सो नेशनल ज्योग्राफिक डे कब आता है? 27 जनवरी को आता है। 27 जनवरी 1888 के अंदर नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी को एग्जिस्टेंस में लाया गया था। तो 26 को हमने 2 दिन देख लिए, कौन कौन से थे? एक हमारा इंटरनेशनल कस्टम्स डे हो गया, फटाफट रिविजन करते चला करो। फिर क्लीन एनर्जी डे हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आ गए 27 पे, 27 को हमने नेशनल ज्योग्राफिक डे देख लिया। ठीक जी, आगे बढ़ जाएंगे। 27 को ही एक और डे आता है, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे ये वो दिन है जब नाजीज के द्वारा जो ज्यूज को मारा जा रहा होता था ना, उनके कैंप्स बने हुए होते थे, तो उन लोगों की याद में जो मारे गए हैं इस सब भयावह जीनोसाइड के अंदर, उनको याद करते हुए मनाया जाता है। सो इंटरनेशनल डे, इसको प्रॉपर कैसे कहा जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ होलोकॉस्ट। ठीक है, सो जो नरसंहार हुआ है उनकी याद के अंदर ये दिन मनाया जाता है। 6 मिलियन ज्यूइश विक्टिम्स एंड अदर पीपल वर किल्ड बाय नाजीज, जो हिटलर की सरकार थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। कैंप्स बने हुए थे बकायदा उनको मारने के लिए, राइट। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको 2005 के अंदर डिक्लेयर किया था दैट दिस डे विल बी कमेमोरेटेड इन द मेमोरी ऑफ दोज विक्टिम्स। और इसी दिन को क्यों चूज किया गया? बिकॉज जो ऑस्विच एक कैंप था, वहां से लोगों को लिबरेट किया गया था, बचाया गया था 1945 के अंदर नाजी डेथ कैंप से, और उसी दिन को फिर इन विक्टिम्स की याद के अंदर मनाया जाने लग गया। तो 27 डे को जहां एक तरफ नेशनल ज्योग्राफिक डे आता है, वहीं दूसरी तरफ होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे आता है। ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ेंगे। ये कौन है? लाला लाजपत राय जी हैं हमारे। लाल बाल पाल में जो लाल है ना, लाल बाल पाल, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो इसमें ये लाल कौन है? यही हमारे गोलू मोलू लाला लाजपत राय जी हैं। ओके, सो इनको याद किया जाता है 28 जनवरी को, क्योंकि इनकी एनिवर्सरी आती है, बर्थ एनिवर्सरी। ये 28 जनवरी 1865 को इनका जन्म हुआ था। तो अब डे तो हो गया, इतनी सी बात है, लेकिन अब हम इनसे रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट्स पढ़ेंगे। बिकॉज जिस भी पर्सनालिटी के बारे में आप पढ़ते हो एंड हिस्टोरिकल प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, उससे रिलेटेड सारे स्टैटिक पॉइंट पढ़ लिया करो, एग्जामिनर पूछता है। सो बर्थ एनिवर्सरी लाला लाजपत राय जी की कब आती है? 28 जनवरी, 28 जनवरी को आती है। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 के अंदर हुआ था। अगर आप ध्यान दें, हमने यहाँ पोस्टर पे भी देखा था। पोस्टर पे एक बार गौर कर लिया कीजिए, पोस्टर्स फोटोग्राफिक मेमोरी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जब कोई आप पिक्चर देख लेते हो ना, वो याद रहने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ओके, चलिए, इनको किन किन नामों से जाना जाता है? पंजाब केसरी इनको कहा जाता है, लायन ऑफ पंजाब इनको कहा जाता है। और जो पंजाब नेशनल बैंक आज हम देखते हैं ना, उसके इनिशियल फाउंडर्स में लाला लाजपत राय जी भी थे। काफ़ी सारे लोग आए थे, पर लाला लाजपत राय जी भी एक प्रोमिनेंट इंसान थे। इनके जो थॉट्स थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे, और इन्होंने आर्य समाज भी ज्वाइन किया था। लेटर ऑन इन्होंने लाल बाल पाल ट्रायो बनाया था, यानी जो तिगड़ी थी, इसमें कौन कौन आते हैं? लाल से लाला लाजपत राय जी आ गए, बाल से बाल गंगाधर तिलक आ गए, और पाल से बताओगे? चलो लिखो कमेंट सेक्शन में, एक्टिव प्रेजेंस आपकी भी रहनी चाहिए। पाल किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है? लाल बाल पाल में लिखो। देन ही वॉज द एडिटर ऑफ आर्य गजेट, जो कि इन्होंने बनाया भी था। ये जर्नल होता है, था मतलब आर्य गजेट, वो इन्होंने इसके एडिटर थे, और इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की भी एज अ को फाउंडर स्थापना करवाई थी 1894 के अंदर। तो ये सारे प्रोमिनेंट पॉइंट्स हमने लाला लाजपत राय जी के बारे में पढ़ लिए। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? लाला लाजपत राय जी की बर्थ एनिवर्सरी तो 28 जनवरी पता होनी चाहिए, यहाँ से उठ के कुछ भी आ जाएगा। पंजाब केसरी किसको कहा जाता था, या फिर आपसे पूछ लिया जाए लाल बाल पाल में लाल किसके लिए है ना, तो ऐसे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ओके, देन सेम डेट को, दैट इज 28 जनवरी को बर्थडे शेयर करते हैं एक और प्रोमिनेंट इंडिविजुअल, और उनका नाम है फील्ड मार्शल KM करयप्पा।
Field Marshal K.M. Cariappa's Jayanti is also observed on 28th of January. He was born in 1899, right? And ये क्यों पॉपुलर है बहुत ज़्यादा? Because he was the first Indian commander in chief of Indian Army. Indian Army को एज अ कमांडर इन चीफ लीड करने वाले पहले इंडियन कौन बने थे? के.एम. करियप्पा साहब बने थे। तो चलिए इनके बारे में भी जल्दी से देखते हैं। पहली चीज तो ध्यान रखना, लाला लाजपत राय और के.एम. करियप्पा जी अपना बर्थडे शेयर करते हैं 28 ऑफ जनवरी को। सो लाइक आई टोल्ड यू 1899 के अंदर इनका जन्म हुआ 28 ऑफ जनवरी को। इनके ये क्यों पॉपुलर हैं, क्या क्या एक्कोलेड्स या क्या क्या कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किए हैं? फर्स्ट इंडियन टू लीड इंडियन आर्मी एज कमांडर इन चीफ, और इनको पॉपुलरली किपर भी कहा जाता था। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन ऑफिसर टू अटेंड स्टाफ कॉलेज इन क्वेटा। सो स्टाफ कॉलेज अटेंड करने वाले पहले भारतीय ऑफिसर भी के.एम. करियप्पा जी थे। देन ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन कमांडर टू लीड अ बटालियन। बटालियन को लीड करने वाले पहले कमांडर भी ये बने। 1/7 राजपूत बटालियन जो है वो इन्होंने लीड की थी। देन ही वॉज वन ऑफ द ओनली 2 इंडियन आर्मी ऑफिसर्स जो कि फील्ड मार्शल रैंक पे पहुंचे। फील्ड मार्शल रैंक इज अ 5-स्टार रैंक, और आज तक भारत से 2 ही इंडिविजुअल्स हैं जो इस रैंक तक पहुंचे हैं, फील्ड मार्शल तक। पहले कौन थे? सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ थे जो 1 जनवरी 1973 में प्रमोट हुए थे इस रैंक पे, और दूसरे थे के.एम. करियप्पा जी जो कि 15 जनवरी 1986 में इस रैंक पे प्रमोट हुए थे एज फील्ड मार्शल। और जो हम इंडियन आर्मी डे मनाते हैं वो के.एम. करियप्पा जी के ऑनर में ही मनाया जाता है, राइट? चलिए, तो ये सारी बातें, सारे पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे इसी के साथ साथ। सो अब आप बोलोगे मैम ये रिपब्लिक डे फिर से? नहीं, रिपब्लिक डे नहीं है। अब इसकी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के बारे में हम पढ़ेंगे। बीटिंग रिट्रीट क्या होता है? वापस, रिट्रीटिंग मॉनसून होता है, जैसे मॉनसून वापस जा रहा है, तो इसी तरह से हमारे जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है अब वो खत्म हो रहे होते हैं, उसके लिए बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कंडक्ट की जाती है, उसके बारे में देखना है। 75th रिपब्लिक डे इस बार हमने मनाया, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, और इसकी रिट्रीटिंग सेरेमनी आज यानी 29 ऑफ जनवरी को है। सो ये मार्क करेगा एंड ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस को, राइट? शुरुआत कब हुई थी? 23 जैन से हम लोग शुरुआत करते हैं। 23 जैन को कौन सा दिन मनाया जाता है बताएंगे? पढ़ा दिया, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है पर फिर भी लिखिए। 23 ऑफ जनवरी को किस दिन की तरह ऑब्जर्व किया जाता है जब से हमारे रिपब्लिक डे फंक्शन स्टार्ट होते हैं? विच डे की तरह इसको हम मनाते हैं, बताइएगा। अच्छा, जो चीफ गेस्ट रहेंगे इस रिट्रीटिंग सेरेमनी में वो प्रेसिडेंट रहेंगी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जो बैंड्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और पहली बार, सबसे पहली बार ये जो रिट्रीटिंग सेरेमनी थी, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, 1950s में ऑर्गेनाइज की गई थी जब एलिजाबेथ II एंड प्रिंस फिलिप भारत में आए थे। पहली बार जब ब्रिटिशर्स चले गए ना हमको आज़ाद करके, उसके बाद जब पहली बार दे हैड कम, तब इनके लिए बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी, और इसलिए ये तब से मनाई जा रही है। गॉट इट? और अब ये फाइनल एक और इंपॉर्टेंट डे है एंड वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, एंड दैट इज इंडियन न्यूज़पेपर्स डे, और ये आज ऑब्जर्व किया जाता है। तो हमने 26 से रिलेटेड, 27 से रिलेटेड, 28 से रिलेटेड, 2 इससे रिलेटेड हमने 1-2 दिन देख लिए है ना। एक हमने कौन सा देखा था? क्लीन एनर्जी डे देखा था। उससे पहले हमने कस्टम्स डे देखा था, है ना, इंटरनेशनल कस्टम्स डे। ओके, 27 से रिलेटेड हमने 2 दिन देख लिए, एक नेशनल ज्योग्राफिक डे देखा था और दूसरा हमने होलोकॉस्ट डे देखा था। 28 को हमने लाला लाजपत राय जी की बर्थ एनिवर्सरी देख ली, और फिर हमने के.एम. करियप्पा साहब जी की देख ली। ऑल राइट, फिर हमने बीटिंग रिट्रीट के बारे में पढ़ लिया। अब 29 को आएगा इंडियन न्यूज़पेपर डे, ठीक है जी। क्यों मनाया जाता है? ऐसी क्या खास बात है 29 जनवरी के अंदर? इसको मनाया जाता है क्योंकि 29 जनवरी 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी, जो कि एक आयरिश मैन थे, उन्होंने भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पहला प्रिंटेड न्यूज़पेपर चालू किया था, ठीक है। और उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? इंग्लिश वीकली था ये, मतलब इंग्लिश में आता था और हफ्ते हफ्ते में, जैसे हम वीकली सेशंस लाते हैं ना रिवीजन, कैसे वीकली आता था ये। हिकीज बंगाल गजेट, ये इस न्यूज़पेपर का नाम था, ठीक है। तो सबसे पहला इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? हिकी बंगाल गजेट था, जो कि 29 जनवरी 1780 में लॉन्च किया गया था बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी। ही वाज एन आयरिशमैन, और इसको ओरिजिनल कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर भी कहा जाता था। लेकिन ये 2 साल करीब ही चल पाया, फिर इसको बंद कर दिया गया क्योंकि बहुत निष्पक्ष तरीके से अपनी राय देता था और
1782 में, देखो 80 में शुरू हुआ था, 82 में बंद हो गया बिकॉज वहाँ के जब उस समय के जो गवर्नर जनरल थे ना वॉरेन हेस्टिंग्स, उनकी कड़ी निंदा कर दी थी इस पेपर ने, तो बंद करवा दिया गया जी। सो जेम्स ऑगस्टस हिकी को ही जाना जाता है एज फादर ऑफ इंडियन प्रेस। फादर ऑफ इंडियन प्रेस, yes, he was an Irishman, but he's known as the father of Indian press because he started this newspaper. And अच्छा, ये तो हो गया, अब नहीं चलता है। आज की अगर हम बात करें सबसे ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग न्यूज़पेपर जो बहुत पहले शुरू हुआ और आज भी चलता है, वो कौन सा है? सो ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग न्यूज़पेपर इन इंडिया इज मुंबई समाचार। जब शुरू हुआ था तो बॉम्बे समाचार के नाम से हुआ था, मुंबई समाचार के नाम से है। और इसके एडिटर कौन है, चीफ एडिटर? H.N. कामा। कुछ याद आ रहा है H.N. कामा? हमने जब पद्म अवार्ड्स पढ़े थे तो H.N. कामा जी को पद्म भूषण इस बार अनाउंस किया गया है कि उनको मिलेगा, वही H.N. कामा है ये। सो ये फर्स्ट टाइम 1822 के अंदर ये न्यूज़पेपर गुजराती में पब्लिश किया गया था। मुंबई टाइम्स इसका अब नाम है। H.N. कामा इसके एडिटर हैं, हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद पद्म भूषण 2024। गॉट इट? तो ये हो गया हमारा इंडियन न्यूज़पेपर्स डे और सारे इंपॉर्टेंट डे तो हमने कर लिए। अब आगे बढ़ें उससे पहले जल्दी से आप देख लीजिए कि आपको अगर सारी न्यूज़ जैसे न्यूज़पेपर्स में आती है उस तरह से सारी न्यूज़ अगर आपको 2023 की चाहिए, जनवरी से लेकर दिसंबर तक की, बिकॉज ये डेफिनेटली आपको तैयार करनी पड़ेगी। अगले 6 महीने में जो भी एग्जाम दोगे 2023 तक की न्यूज़ आपको रेडी करनी है। तो आप ये 2024 का करंट अफेयर्स ईयर बुक चेकआउट कर सकते हो। परचम ऐप पे भी है, parchamclasses.in पे भी है। ऐप के ऊपर आपको सैम्पल भी दिख जाएगा, तो आप सैंपल गो थ्रू कर लीजिए, कैसे कैटेगरी वाइज आपको सारी न्यूज़ मिल जाएगी। स्टैटिक पॉइंट्स जो भी हम पढ़ते हैं वो भी मिल जाएंगे। लाइव इंडेक्स है, यानी जिस टॉपिक पे क्लिक करोगे उस पेज पे पहुंच जाओगे। ये ई बुक है यानी PDF है, हार्ड कॉपी इस बार हम नहीं लाएंगे, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट प्लेस रिक्वेस्ट। ये इंग्लिश के अंदर है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, प्लीज़ कन्फ्यूजन में कुछ भी गड़बड़ मत करना। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नित्य आनंद, man who discovered India's first oral contraceptive pill, सहेली, dies at 99। मेरी सहेली करके ना दूरदर्शन पे बहुत सालों पहले ऐड आया करता था। सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो कि हार्मोनल कुछ इम्बैलेंस नहीं करती थी, ओरली ली जा सकती थी और उससे अनवांटेड प्रेगनेंसी रोकी जा सकती थी। तो इंडिया के लिए एक रेवोल्यूशनरी चीज़ थी, रादर वर्ल्ड में पहली बार इस तरह की एक चीज़ आई थी जो कि नॉन हार्मोनल ओरल पिल हो। तो वो लाने वाले व्यक्ति, उस पिल के पीछे जो व्यक्ति थे, डॉक्टर नित्य आनंद, उनका हाल ही में निधन हो गया। ओके, सो पद्मश्री इनको अनाउंस किया गया था, इनको दिया गया था राधा पद्मश्री। और जो सहेली दवाई हम बोल रहे हैं दैट इज केंचक्रोमन इसका प्रॉपर फॉर्मुलेशन या नेम बोल दीजिए। सहेली हम इसका ब्रांड नेम रखा गया था। वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन स्टेरॉइड बर्थ कंट्रोल पिल, दुनिया की पहली जिसमें स्टेरॉइड्स नहीं है, जिससे कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस इश्यूज नहीं आते। सो डॉक्टर नित्य आनंद जो कि फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी रह चुके थे और उनको पद्मश्री 2012 में दिया गया था। ये जो सेंट क्रोमन है उसको पॉपुलरली सहेली नाम से प्रमोट किया गया। वर्ल्ड की पहली एंड ओनली नॉन स्टेरॉइड नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल थी जो कि वंस अ वीक फीमेल्स को लेनी होती थी। ये इतनी ज़्यादा यूजफुल और पॉपुलर और रिजल्ट ओरिएंटेड थी कि इसको 2016 के अंदर जो नेशनल फैमिली प्रोग्राम ऑफ इंडिया है उसके तहत इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था। तो गवर्नमेंट भी बोलती थी इस प्रोग्राम के तहत जो गवर्नमेंट यूनिट्स होते थे, हॉस्पिटल्स या फिर डिस्पेंसरीज, वहाँ पे भी दी जाती थी। और इसको लॉन्च किसने किया था? उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उन्होंने 1986 में इसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो पूछ लिया जाए मैन बिहाइंड सहेली दैट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, तो डॉक्टर नित्य आनंद। आगे बढ़ेंगे। ओके, सो थोड़े दिन पहले हमने रोहन बोपन्ना जी के बारे में पढ़ा और अभी भी पढ़ा कि इनको पद्मश्री अनाउंस किया गया है। सो उन्हीं से जुड़ी एक और खबर है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का डबल्स मैच खिताब जो है अपने नाम इन्होंने कर लिया है। सो रोहन बोपन्ना विंस ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स 2024। तो ग्रैंड स्लैम टाइटल है पहला, जो कि चारों ग्रैंड स्लैम्स जो होते हैं एक साल में उनमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। और ये सबसे सीनियर खिलाड़ी एज वाइज भी बन जाते हैं, द एल्डेस्ट प्लेयर टू विन ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम डबल्स टाइटल। सो बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियन पार्टनर हैं मैथ्यू एब्डन, ये इनके साथ ही पार्टनरशिप में खेलते हैं। इन्होंने इटालियन पेयर को हराया है मेंस डबल फाइनल के अंदर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन। एंड एट 43 बोपन्ना हैज बिकम द ओल्डेस्ट मैन टू विन ग्रैंड स्लैम डबल्स टाइटल इन ओपन एरा। ये ओपन एरा क्या है ये देखिएगा। ओपन एरा है जब प्रोफेशनल प्लेयर्स और एमेच्योर यानी जो शौकिया तौर पे खेलते थे वो साथ में खेलने लगे। आई थिंक 1968 के आसपास की बात है जब ओपन एरा शुरू होता हुआ बताया गया। उसके बाद से अभी तक ये सबसे सीनियर मोस्ट प्लेयर है। ठीक है, चलिए
शौकिया तौर पे तो कोई भी खेल सकता है ना, 18 साल का व्यक्ति भी खेल सकता है। तो ओपन एरा इसलिए कहा जाता है जब प्रोफेशनल टेनिस की शुरुआत हुई। अगली खबर आ रही है इंडियन विमेंस हॉकी टीम डिफेंडर दीप ग्रेस एक्का से रिलेटेड। दीप ग्रेस एक्का जो है उन्होंने अपना इंटरनेशनल हॉकी से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ये ओडिशा को बिलोंग करती हैं और 2 ओलंपिक गेम्स के अंदर इंडिया को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। सो दीप ग्रेस एक्का फ्रॉम हॉकी, शी विल नॉट बी प्लेइंग द इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स एनीमोर, शी हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट। नेक्स्ट न्यूज आ रही है एक मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड। इंडिया एंड सऊदी जॉइन हैंड्स फॉर मिलिट्री एक्सरसाइज। सो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में एक एक्सरसाइज आज से ही शुरू हो रही है और उसका नाम है SADA तानसीक, सदा तानसीक ऐसे याद कर लीजिए। सो इनॉग्रल एडिशन है, पहली बार ये एक्सरसाइज हो रही है और कोई भी इनॉग्रल एडिशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कब होगा, कहाँ होगा, कब यानी डेट्स भी याद रखनी है। बिल्कुल एग्जामिनर अब डेट भी पूछ रहा है, वो कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, तो हर एक चीज़ पे ध्यान दीजिए। आप ये नहीं कह सकते मैम ये क्यों बताया, कौन पूछता है डेट, पूछता है एग्जामिनर डेट। अभी IBACIO का एग्जाम हुआ था आई गेस ना, थोड़े टाइम पहले, उसमें डेट्स पूछी गई थी। सो इनॉग्रल एडिशन है यानी पहली बार हो रहा है, इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच हो रहा है। एक्सरसाइज का नाम है सादा तानसीक या सदा तानसीक, जैसे भी SADA तानसीक, जैसे भी याद करें। आर्मीज हैं दोनों नेशंस की, वो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगी। राजस्थान में ये होगा, कहाँ होगा, राजस्थान। और 29 जनवरी आज से लेके 10 फरवरी तक ये एक्सरसाइज चलने वाली है। गॉट इट। चलिए, डू यू नो एनी अदर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया? अगर आपको पता है तो लिखिए जरा कमेंट सेक्शन में, लेट मी सी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड्स डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका डायमंड जुबली सेलिब्रेशन हुआ। हमारी सुप्रीम कोर्ट भी 1950 में एग्जिस्टेंस में आई ना, 1950 में। यस, हम रिपब्लिक मनाते हैं 26 जनवरी को। 26 जनवरी को ही एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ, लेकिन वो रूलिंग में यानी फंक्शनिंग में या एग्जिस्टेंस में कब आती है, 28 जनवरी को आती है। कब आती है, 28 जनवरी को आती है। सो 28 जनवरी 1950 को, तो जहां हम 75 ईयर्स हमारे रिपब्लिक के मना रहे हैं, वही 75 ईयर्स हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के भी पूरे हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड थोड़ी न्यूज़ पढ़नी है। और ये जो डायमंड जुबली सेलिब्रेशन था, इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं तो वो देखने हैं, ठीक है। डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन 28 जनवरी, जिस दिन 75th एनिवर्सरी ऑफिशियली हुई है सुप्रीम कोर्ट की, PM मोदी ने इनॉग्रेट किया डायमंड जुबली सेलिब्रेशन को। वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो परिसर है नई दिल्ली के अंदर, वहां पे हुआ। उसी के साथ साथ सिटीजन सेंट्रिक मल्टीपल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स, यानी कि सिटीजन्स को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए इनिशिएटिव्स चालू किए गए, जिनमें एक है डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स। जो भी सुप्रीम कोर्ट में होगा, रूलिंग्स होंगी, डिसीजन दिए जाएंगे, उनकी डिजिटल रिपोर्ट सबके लिए ओपन अवेलेबल होंगी। जाकर के एक इंसान जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। डिजिटल कोर्ट्स 2.0 या 2.0, सो डिजिटल कोर्ट्स होंगी ताकि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के कोई डिसीजंस वगैरह को रेफर करना चाहे तो वहां से कर सकती हैं। और सुप्रीम कोर्ट की एक नई वेबसाइट भी लॉन्च की गई। देन ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट्स हैं 1950 से लेके जब से वो आई है एग्जिस्टेंस में अभी तक की सारी डिजिटल फॉर्मेट के अंदर ओपन एक्सेस के साथ मिल जाएंगी, जो चाहे जाकर के पढ़ सकता है। डिजिटल कोर्ट 2.0 एप्लीकेशन में जो कोर्ट रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, वो जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह के जजेस हैं वो उनको रेफर कर सकते हैं। अब थोड़ी सी स्टैटिक इन्फो देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। बता दिए वैसे मैंने मोटी मोटी। एग्जिस्टेंस में कब आई है, एग्जिस्टेंस में 26 जनवरी 1950 को आई, लेकिन एनफोर्स कब हुई है। जैसे होता है ना, एक चीज़ अनाउंस कर दी जाती है या पेपर पे आ जाती है लेकिन एक्चुअली लेट आती है, तो 2 दिन बाद आई है। एक्चुअली 28 जनवरी को इसका फर्स्ट सेशन हुआ चेंबर ऑफ प्रिंसेस के अंदर, जहां से पहले सारी चीज़ें ऑपरेट होती थी। 1958 में यानी करीब 8 साल बाद अपनी करंट लोकेशन पे सुप्रीम कोर्ट मूव करता है। कितने जजेस होते हैं हमने पहले भी बात की है, 33 जजेस और 1 CJI यानी 34 सुप्रीमोज हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। 33 जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि अभी DY चंद्रचूड़ जी हैं। ओके, देन कब तक का कार्यकाल होता है, 65 ईयर्स की रिटायरमेंट एज होती है बेसिकली इनकी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, क्या होता है भाई, मैं बताऊं, एक चीज़ मैं बताती हूँ, एक चीज़ आप बताओगे। या तो इन्होंने 10 सालों तक किसी भी कोर्ट के जज के तौर पे काम किया हुआ होना चाहिए, या फिर हाई कोर्ट के जज के तौर पे कितने सालों तक काम किया हुआ होना चाहिए।
एलिजिबिलिटी के लिए हाई कोर्ट का जज अगर वो रहे हैं तो मिनिमम कितने ईयर्स तक हाई कोर्ट का जज उनको होना चाहिए ताकि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल हो। और बाकी जो कोर्ट्स हैं उनके अगर वो 10 साल तक जज रहे हैं तो वो एलिजिबल हो जाते हैं। प्लस ऑफ कोर्स अगर उनमें कैलिबर है और जो पूरा कॉलेजियम होता है जो रेकमेंड करता है वो माने कि हाँ भाई ये काबिल हैं तो इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। ये मुझे ईयर बताइएगा। हाई कोर्ट के कितने साल का एक्सपीरियंस एज अ जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उनको होना चाहिए, जज ऑफ हाई कोर्ट। चलो अगली खबर जो आ रही है वो है निर्मला सीतारमण टू बिकम सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट 6 कंसेक्यूटिव यूनियन बजट्स। तो अब बिल्कुल 1 फरवरी है ही आने में और 1 फरवरी को होता है हमारा बजट पेश, राइट। तो उस दिन जब वो बजट पेश हो जाएगा तो दूसरी फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगी निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने टोटल 6 लगातार बजट्स पेश किए होंगे। इससे पहले मोरारजी देसाई जी थे, इनसे पहले जो ऐसा कर चुके हैं। मोरारजी देसाई जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बने, पर एज फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने 5 फुल बजट्स और एक इंतरिम बजट पेश किया था। इंतरिम बजट मैं बता चुकी हूं, जब ट्रांजिशन पीरियड होता है यानी इलेक्शंस आने वाले होते हैं, सरकार बदल सकती है, तो ऐसे केस में इंतरिम बजट लाया जाता है, पूरे साल के लिए नहीं लाया जाता। So she'll be the second finance minister to present her 6th straight budget equaling her record with former prime minister Morarji Desai। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जी बजट नहीं पेश करते, इन्होंने तब बजट पेश किया था जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। 59 से 64 तक इन्होंने 6 बजट्स पेश किए हैं, 5 एनुअल और एक इंतरिम बजट। ठीक है, समझ में आ गई कहानी? आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अच्छा नहीं, अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, अभी कुछ और भी बताना है। सो फर्स्ट फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। देखिए इंदिरा गांधी जी पहली महिला थी जिन्होंने बजट पेश किया, लेकिन वो फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थी, राइट। सो अगर हम पहली फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें और जिन्होंने 5 बजट फुल बजट अभी तक पेश कर दिए हैं, सिंस कब से? 2019 से। आप बोलोगे मैम सरकार तो 2014 में आ गई थी, 14-15 से होना चाहिए था। नहीं, उस समय अरुण जेटली जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो 14-15 से 18-19 तक अरुण जेटली जी ने बजट पेश किया है, 19 ऑनवर्ड्स निर्मला सीतारमण जी ने किया है। नाउ पहले जो ट्रेडिशन था ना, पहले बजट 1 फरवरी को नहीं पेश किया जाता था, फरवरी के लास्ट डे पे पेश किया जाता था, वो 2800 चाहे 2900। सो ये 2017 में अरुण जेटली ने ही ये ट्रेडिशन ब्रेक किया था, जो कि कॉलोनियल एरा से यानी ब्रिटिश के टाइम से चला आ रहा था कि लास्ट वर्किंग डे जो भी होगा फरवरी का उस पर बजट पेश होगा। ये चेंज होकर के 1 फरवरी किसने किया? अरुण जेटली के टाइम से हुआ, 2017 से, 2017 से। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। कमिंग ओवर टू नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टिवेशन। तो सीवीड जो होता है, ठीक है, सीवीड के कल्टीवेशन के लिए पहली बार देश में नेशनल कॉन्फ्रेंस रखी गई, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कहां रखी गई? कोटेश्वर, कोरी क्रीक, कच्छ, गुजरात। सो कच्छ गुजरात के अंदर इसको रखा गया और वहां पे कोरी क्रीक है, अभी मैं बताऊंगी आपको। सो 27 जनवरी को नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टीवेशन रखा गया कच्छ गुजरात के अंदर, और इसको चेयर किसने किया यानी लीड कौन कर रहा था? हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला जी। ठीक है, सो कोटेश्वर या जिसे कोरी क्रीक कहा जाता है वो कच्छ गुजरात के अंदर है। पहले ये एरिया देख लीजिए ताकि थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। ये देखिए, ये आपको गुजरात दिख रहा है। गुजरात का ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जहां यूजुअली वो डिस्प्यूटेड वाला सर क्रीक वाला हिस्सा भी है, तो इसी को अगर आप जूम कर देंगे तो ये सर क्रीक आता है। ये ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, ये डिमार्केट की जाती है इंडियन बाउंड्री और उस तरफ पाकिस्तान वाला हिस्सा आ जाएगा। लेकिन ये जो सर क्रीक है ये डिस्प्यूटेड है, ये जो वाटर्स है ना यहाँ के, उसी के जस्ट थोड़ा ईस्ट में आप देखोगे खोरी क्रीक लिखा हुआ है, दिस इज खोरी क्रीक। सो इट इज लाइक कि जब ये एक तरह से एस्चुरी है। एस्चुरी कहाँ होती है? जब नदी का जो माउथ होता है वो सी से मिल रहा होता है, तो जब हाई टाइड्स होंगे पानी अंदर तक आएगा, लो टाइड्स होंगे पानी निकल जाएगा। क्रीक यानी बहुत संकरा पानी का हिस्सा जो लैंड के अंदर तक आ रहा हो, ठीक है। तो ये जो खोरी क्रीक है यहाँ की बात हो रही है, ये पूरा आपका क्या है? ये आपका पूरा ग्रेट रन ऑफ कच्छ है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ के वेस्ट साइड में ये क्रीक वाला हिस्सा है और यहीं पे फ्रेश वाटर और सी वाटर की मिक्सिंग होती है, और ये पूरा इंडस रिवर डेल्टा वाला एरिया है, टाइडल क्रीक्स हैं ये। और यहाँ पे आपको काफी ज्यादा मात्रा में क्या देखने को मिलते हैं? सीवीड देखने को मिलते हैं, और सीवीड उगाए भी जा सकते हैं बिकॉज ये एकदम परफेक्ट इकोसिस्टम है। फ्रेश वाटर और सी वाटर मिक्स हो रहा है ना, तो सीवीड के लिए बहुत अच्छा होता है। अब उसी से जुड़ी हुई न्यूज समझ लीजिए। तो फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टीवेशन के लिए कुछ कच्छ गुजरात में हुई, पुरुषोत्तम रूपाला जी ने चेयर किया।
मेनली इस कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पस ये है कि ये जो सीवीड कल्टीवेशन है इसको बढ़ावा दिया जाए, कि सिर्फ यही नहीं पूरे नेशन में ये होनी चाहिए, ताकि जो कोस्टल एरियाज के फिशरमैन हैं उनको एक और तरीका मिले अर्निंग करने का। ठीक है, तो सीवीड काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की तरह आप फोकस पॉइंट में ला सकते हो इसको। गॉट इट। तो पैन इंडिया सीवीड कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए इसको रखा गया। इसके एनवायरमेंटल और हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। ऑल्सो ये जो सीवीड सेक्टर है इसको फोकल एरियाज की तरह अब डेवलप करने की तरफ ध्यान दे रहा है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। उनकी कौन सी स्कीम के अंडर में? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है उसके तहत अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाते हैं फिशरी सेक्टर को बढ़ावा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट देने के लिए। उसी के तहत अब ये जो सीवीड है इसके कल्टीवेशन पे भी जोर दिया जाएगा। गॉट इट। आ जाओ अब फिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पढ़ना पड़ेगा। स्टैटिक है ना, ये सब स्टैटिक में मैं आपको पढ़ा रही हूँ एडिशनल। सो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब लॉन्च की गई जी? 10 सितंबर 2020। अब आप बोलोगे मैम ये सब क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि एग्जामिनर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पूछ ले कि बताइए सीवीड पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, आपने कच्छ गुजरात बता दिया, या फिर आपसे पूछा जाए कि और क्या पूछा जाएगा, क्रीक के बारे में पूछा जा सकता है ना। लेकिन आपसे एक और चीज़ जो पूछी जा सकती है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, क्योंकि उसी के तहत ये सीवीड कल्टीवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो करंट से रिलेटेड स्टैटिक पढ़ने ही होते हैं। गॉट इट जी। आ जाइए। 10 सितंबर 2020 को इसको लॉन्च किया गया ब्लू रेवोल्यूशन लाने के लिए एक तरह से। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन को और बढ़ावा देने के लिए या लाने के लिए, और 5 साल के लिए 2020 से 25 ताकि फिशरीज सेक्टर को डेवलप किया जा सके। फिर 2023-2024 में एक और सब स्कीम अनाउंस होती है इसी के अंडर में। सब स्कीम मतलब ये मेजर स्कीम है, मेन स्कीम है, इसके अंडर में एक छोटी स्कीम आती है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, PMMKSSY। और ये सब स्कीम है, इसके अंडर में 6000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से, ताकि जो फिशरमैन, फिश वेंडर्स और माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज हैं उनको और फर्दर हेल्प की जा सके अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू। ये हमने देख ही लिया। जो खोरी क्रीक है उसके बारे में अगली न्यूज़ पे बढ़ जाते हैं। बिहार के अंदर सरकार में उथल पुथल देखी गई है, और वो उथल पुथल क्या है कि नीतीश कुमार जी ने पहले अपना इस्तीफा दिया सीएम से और फिर दोबारा सीएम के लिए ओथ ले ली। अब आप बोलोगे ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है? तो जिनको पता है उनको तो पता है, यू नो इफ यू नो, है ना, होता है ना। सो नीतीश टेक्स ओथ एज बिहार सीएम फॉर 9th टाइम। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा, अब 9th टाइम इन्होंने बिहार के सीएम की ओथ ली है। क्यों? क्योंकि पहले जो बिहार के अंदर सरकार थी वो महागठबंधन की सरकार थी। ठीक है जी। उस महागठबंधन में कौन कौन आ रहा था? एक तो कांग्रेस थी, फिर आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल थी, लालू प्रसाद यादव जी वाले, है ना, फिर लेफ्ट कोलिशन गवर्नमेंट। तो इन सबके साथ में जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड, जिसके नीतीश कुमार जी प्रेसिडेंट हैं। तो जेडीयू जो है वो आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल हो गई, उसके बाद आपकी कांग्रेस हो गई, बाकी लेफ्ट जो सरकारें हैं उन सबका कोलिशन था, ये गठबंधन था, महागठबंधन। तो नीतीश कुमार जी ने बोला नहीं जी हमारी नहीं बन रही है, हम छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने गठबंधन छोड़ा तो पहले इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, इस्तीफा दिया, फिर उन्होंने हाथ किसके साथ मिलाया? बीजेपी के साथ मिला लिया, और फिर वापस वो सीएम की पद पे उन्होंने अपनी ओथ ले ली, और साथ ही साथ 2 डेप्यूटी सीएम। कौन कौन से? तो अब जो सरकार है, पहले तो ये देखो बिहार में कौन सी सरकार है? अब जेडीयू बीजेपी की, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बिहार के अंदर। अब सीएम कौन है? नीतीश कुमार हैं, और डेप्यूटी सीएम कौन है? तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, और पीएम मोदी जी ने सबको बधाइयां दे दी हैं। जो सीएम की ओथ है उसे किसने एडमिनिस्टर करवाया? गवर्नर जी करवाते हैं। तो कौन है बिहार के गवर्नर? राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। अरे लेकर हम दीवाना दिल, याद करवाया था मैंने। पूरे सीएम और गवर्नर याद करवा रखे हैं, एक अलग से वीडियो है करंट जीके फोल्डर में, नहीं देखी हो तो देख सकते हो। सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स याद करवा रखे हैं, उसी प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियो भी मिल जाएगी, चेकआउट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ेंगे। अब थोड़े स्टेट न्यूज फटाफट और देख लेते हैं। पहला आ रहा है समलेश्वरी मंदिर। So Odisha has launched Samalay plan to transform Samaleshwari temple in a spiritual hub। तो जैसे जगन्नाथपुरी के आसपास कॉरिडोर और परिसर वगैरह बनवाए गए और अभी भी काम चल रहा है, उसी तरह से समलेश्वरी टेम्पल को आइडेंटिफाई किया गया है। ये भी बहुत पुराना टेम्पल है, 16th सेंचुरी का है, और इसके आसपास भी पूरा डेवलपमेंट वर्क अब होगा अंडर विच प्लान? समले प्लान। कहाँ? ओडिशा के अंदर। तो ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक जी ने लॉन्च किया है समलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमिक इनिशिएटिव, जिससे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टार्ट किए जाएंगे। इस मंदिर के अंदर डेटी कौन है, भगवान कौन है जिनकी पूजा की जाती है? माँ समलेश्वरी।
और ये ओडिशा में संबलपुर के अंदर है, संबलपुर के अंदर। ये 16th सेंचुरी ओल्ड टेम्पल है और महानदी के किनारे बसा हुआ है। गॉट इट? आगे बढ़ जाएंगे। ओके, सो इसरो एक सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है फरवरी के अंदर, लेकिन अभी वो सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन तक पहुंचा दी गई है, ये न्यूज़ है। सैटेलाइट इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी से हम इसका डेवलपमेंट थोड़ा सा ट्रैक करते चलेंगे। इनसैट 3DS, कौन सी सैटेलाइट की बात हो रही है? इनसैट 3DS सैटेलाइट है, इसको फ्लैग ऑफ कर दिया गया है श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, जहां से इसको फिर लॉन्च किया जाएगा। ओके, सो एक्सक्लूसिव मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट है, यानी कि मौसम विभाग से जुड़ी हुई है, उससे रिलेटेड कम्युनिकेशंस देगी, क्लाउड कवर, क्लाइमेट, राइट, और उसके अलावा वेदर फॉरकास्टिंग, डिजास्टर वार्निंग्स, ये सारी प्रोवाइड करेगी। और इसका मेन एम ये है कि ऑलरेडी जो इनसैट 3D और 3DR सैटेलाइट्स हैं ऑर्बिट में, उन्हीं को और ये सपोर्ट करेगी, यानी उसी में और एड ऑन करेगी अपनी सर्विसेज को। गॉट इट? ये 3D जो है, इनसैट 3D 2013 में लॉन्च की गई थी, इनसैट 3DR 2016 में लॉन्च की गई थी, और अब इनकी कैपेबिलिटीज को और एनहांस करेगी ये इनसैट 3DS, राइट? ये देख लीजिए इसका पिक्चर, दिस इज द पिक्चर। आगे बढ़ते हैं। नाउ इसरो इनसैट 3DS को कब लॉन्च करने का प्लान कर रहा है? फरवरी 2024 में, बाय द फर्स्ट 10 डेज और समथिंग लॉन्च हो जाएगी। और लॉन्च व्हीकल कौन सा होगा? GSLV F14, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर जाएगी, जो कि एक लोअर अर्थ ऑर्बिट है। गुड, सो F14। देन इनसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ये फुल फॉर्म है इनसैट का। इनसैट सिस्टम अभी तक का इंडिया का ही नहीं, एशिया का लार्जेस्ट डोमेस्टिक सैटेलाइट सिस्टम है, जिसमें बहुत सारी सैटेलाइट्स लगाई गई हैं, कॉन्स्टलेशन सैटेलाइट्स हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट डोमेस्टिकेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम इन एशिया पैसिफिक, नॉट जस्ट एशिया, एशिया पैसिफिक। और 1983 के अंदर सबसे पहले इनसैट 1B प्रक्षेपित की गई थी, और उसके बाद काफी सारी सैटेलाइट्स, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, क्लोज टू 9 सैटेलाइट्स आर ऑलरेडी देयर इन दैट एंटायर कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन यानी समूह है पूरा इनसैट सैटेलाइट्स का। और ये क्या करती हैं? अलग अलग जो भी मीटरोलॉजी से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन है वो धरती तक पहुंचाती हैं, जिससे हमें काफी सारी जानकारी मिलती है। गॉट इट? चलेंगे आगे। ओके, देन अगली खबर आ रही है कृत्रिम से। सो कृत्रिम जो है वो ओला और ओला ईवी के जो फाउंडर हैं उन्हीं का एक स्टार्टअप है, और वो बन चुका है यूनिकॉर्न। सो ये एक AI कंपनी है कृत्रिम, और ये यूनिकॉर्न भारत की पहली, इंडिया की पहली AI यूनिकॉर्न कौन बन गई है? कृत्रिम। सो कृत्रिम, जिसको हम, ये संस्कृत वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है कृत्रिम का? कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, राइट? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आर्टिफिशियल आता ही है ना। कृत्रिम जो ओला के फाउंडर रह चुके हैं, ओला ईवी के फाउंडर रह चुके हैं, और दोनों कंपनीज यूनिकॉर्न बनी थी, यानी $1 बिलियन मार्क को टच किया था। अब उन्होंने एक AI स्टार्टअप किया और जिसका नाम रखा कृत्रिम, और ये भारत का पहला AI यूनिकॉर्न बन गया। यूनिकॉर्न का मतलब सीधा सा है $1 बिलियन आप वैल्यूएशन तक पहुंच जाओ, और ये पहुंच गए हैं। और ये कौन है व्यक्ति जो इन तीनों स्टार्टअप्स के पीछे हैं? भाविश अग्रवाल। भाविश अग्रवाल, ये नाम याद रखिएगा, सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं, जैसे सीरियल किलर होता है ना, ये सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं। ओला ईवी और अब कृत्रिम, और तीनों यूनिकॉर्न कंपनीज, राइट? सो फर्स्ट इंडियन AI स्टार्टअप टू गेन $1 बिलियन वैल्यूएशन। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अगली खबर आ रही है जोमैटो, जो मैं बहुत करती थी और अब मैं आदत छोड़ना चाह रही हूँ। घर बैठे बैठे खाना आ जाए तो और क्या चाहिए, है ना, पर गलत है, कभी कभी चलता है। सो जोमैटो गेट्स RBI's नॉट टू ऑपरेट एज पेमेंट एग्रीगेटर। जब आप जोमैटो करते हो गया, स्विगी वगैरह जब आप करते हो, तो जोमैटो जब आप करते हो, आप देखते हो आपको पेमेंट के लिए दूसरी पार्टीज के थ्रू जाना पड़ता है पेमेंट करने के लिए ना। अब RBI की हामी मिल गई है, नॉड मिल गया है कि आप पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम कर सकते हो, यानी आप अपने खुद के प्लेटफॉर्म से ई-कॉमर्स फैसिलिटीज वगैरह दे सकते हो। जोमैटो का खुद का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो जोमैटो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसको लाइसेंस मिल चुका है टू हैव इट्स ओन ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, हो गई है सारी। नहीं, अभी एक न्यूज़ और बची है, सॉरी, एक नहीं, अभी 2-3 न्यूज़ और बची है, फिर हम रिविजन सेशन की तरफ मूव करेंगे। सो मिनिमम रेडियो एक्टिव डिस्चार्ज इन इंडियन न्यूक्लियर प्लांट्स, एक स्टडी सामने आई है, और उसके हिसाब से हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं
कितने हैं भारत में? 7 हैं, वो अभी मैं पढ़ाऊंगी और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उनमें जो ओवर द ईयर्स डिस्चार्ज हुआ है वो बहुत मामूली है और उससे कोई भी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी क्रिएट नहीं होगा, ये स्टडी ने सामने लेकर के आया है। सो मिनिमल रेडियो एक्टिव डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन न्यूक्लियर प्लांट्स, ये जो स्टडी है ये 20 साल की स्टडी है 6 न्यूक्लियर प्लांट्स पे, और एक प्लांट है जिसमें 2013 ऑनवर्ड्स ये स्टडी की गई है, क्योंकि वो प्लांट एग्जिस्टेंस में तब आया था, उससे पहले था ही नहीं। सो 2000 से लेकर 2020 तक तो 6 न्यूक्लियर प्लांट्स की स्टडी की गई, और एक जो मैं बता रही हूँ कि 2013 से उस पर स्टडी की गई वो है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन तमिलनाडु के अंदर, और ये सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला न्यूक्लियर प्लांट है इंडिया में, ठीक है, कभी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे। सो रिसर्चर्स भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई वाले जो हैं उन्होंने पूरी स्टडी की और रिपोर्ट सामने लाई कि भाई हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर वर्किंग फाइन, ज़्यादा कुछ दिक्कतें नहीं कर रहे हैं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस नहीं कर रहे हैं। उनकी जर्नल थी साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट, इसके अंदर ये रिजल्ट्स पब्लिश किए गए। अब फटाफट देख लीजिए 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, एक तो हमने कुडनकुलम देख लिया, तमिलनाडु के अंदर है, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला है। बाकी 6 कौन से हैं? तारापुर सबसे पहला प्लांट महाराष्ट्र में हो गया, मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट कलपक्कम चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है, केगा कर्नाटका में है, राजस्थान में ही है, रावतभाटा में, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, एंड काकरापार भी गुजरात के अंदर आ जाता है, भी नहीं काकरापार गुजरात में। तो काकरापार, नरोरा, राजस्थान, केगा, मद्रास, तारापुर एंड कुडनकुलम। सो ये हमारे हैं टोटल 7 न्यूक्लियर प्लांट्स। नेशनल पार्क्स बोलने वाली थी, मेरा फेवरेट टॉपिक है नेशनल पार्क, वही निकलता है मुंह से। चलो, सो नरोरा राजस्थान का ये हो गया, काकरापार ये हो गया, महाराष्ट्र का तारापुर ये आ गया, आपका मद्रास ये आ गया, केगा, और ये आ गया कुडनकुलम। ठीक है, सारी लेबलिंग हो गई, मैप के ऊपर देख लिया आपने। आगे बढ़ेंगे, अब 1-2 इंटरनेशनल न्यूज़ हैं। सबसे पहले आ रहा है मैर्स्क रिवील्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिप फ्यूल्ड बाय मीथेनॉल। मीथेनॉल से फ्यूल होने वाली, चलने वाली सबसे बड़ी शिप मैर्स्क ने रिवील की है। ये एक कंपनी है जो कि डेनमार्क बेस्ड शिपिंग एंड लॉजिस्टिक कंपनी है, एपी मॉलर मैर्स्क, इसको मैर्स्क भी बोलते हैं, एपी मॉलर मैर्स्क पूरा नाम है। और ये जो शिप है जो कि लार्जेस्ट शिप है टू बी फ्यूल्ड बाय मीथेनॉल इज एन मैर्स्क। शिप का क्या नाम है? एन मैर्स्क। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिप दैट कैन रन ऑन ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव। ये जो मीथेनॉल है ग्रीन हाइड्रोजन से बनाया गया है, उसका एक डेरिवेटिव है। देन ओके, इलॉन मस्क जी अब नंबर 1 नहीं रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पैसा, इनकी जो वैल्यूएशन है, वर्थ है, वो लुई विटॉन से नीचे चली गई है, क्योंकि लुई विटॉन के ऊपर चली गई है। देखो ये जो रैंकिंग्स है ना, ये शिफ्ट होती रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसे सीरियसली नहीं लेना है कि हमेशा के लिए याद रखना है, नहीं, अभी के लिए ध्यान रख लीजिएगा। लुई विटॉन्स बर्नार्ड अर्नोल्ट बीट्स इलॉन मस्क बिकम्स वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। फोर्ब्स के हिसाब से जो बर्नार्ड अर्नोल्ट हैं, लुई विटॉन के मालिक, वो अब ज़्यादा पैसे वाले हैं, एंड इनकी जो टोटल नेटवर्थ है वो 207.8 बिलियन $US हो गई है, सर्च कर गई है। 23.6 बिलियन डॉलर अभी इंक्रीज हो गया, जबकि टेस्ला की जो है वो 204.5 बिलियन $US है। ठीक है, लुई विटॉन एक फ्रेंच लग्जरी फैशन ब्रांड है, पर्सेस, बेल्स, एक्सेसरीज वगैरह बनाती है, अनाब शनाब महंगे बेचती है। चलिए, एंड देन ईरान साइमल्टेनियसली लॉन्चेस 3 सैटेलाइट्स फॉर फर्स्ट टाइम। पहली बार ईरान ने 3 सैटेलाइट साइमल्टेनियसली लॉन्च की हैं, यानी एक साथ बैक टू बैक लॉन्च की हैं। सिमोर्गर फीनिक्स सैटेलाइट कैरियर रॉकेट यूज करते हुए ये इन्होंने लॉन्च की है, और इसमें एक जो सैटेलाइट है जिसको महदा नाम दिया गया 32 kg की है, बाकी 2 नैनो सैटेलाइट्स हैं 10-10 kg से भी कम की हैं, और लोअर अर्थ ऑर्बिट में इन्होंने इसको भेजा है। सो ईरान है जिसने लगातार 3 सैटेलाइट पहली बार अभी लॉन्च की हैं। चलिए अब रिविजन क्वेश्चन की तरफ मूव करें, उससे पहले जल्दी से बता देते हैं जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता है और जनरल अवेयरनेस का कोर्स पढ़ना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं कहाँ से तैयारी करें ताकि कंप्लीट स्टडी हो जाए, कहीं और ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक, जीके के लिए आप एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 चेकआउट कर सकते हो परचम ऐप के ऊपर। इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे, जैसे स्टैटिक जीके में पढ़ा रही हूँ, बाकी पूरा कोर्स भी मिल जाएगा। सारे फीचर्स लिखे हुए हैं, इंट्रोडक्टरी वीडियो ऐप पे मिल जाएगा, फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे, देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, फिर भी कोई डाउट है तो हेल्पलाइन से संपर्क कर लीजिएगा। और बस पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 100% सारी तैयारी GA की यहाँ से हो जाएगी। चलिए जी, रिविजन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तैयार हो जाइए आंसर करने के लिए। पहला क्वेश्चन आ रहा है, हु इज द फाउंडर ऑफ कृत्रिम, the AI startup that has recently achieved unicorn status?
सो कृत्रिम एआई स्टार्टअप के संस्थापक कौन है जिसने हाल ही में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है, $1 बिलियन वैल्यूएशन हासिल की है? किसने बनाया है कृत्रिम? कौन है फाउंडर कृत्रिम के? आंसर इज भाविश अग्रवाल। इससे पहले इन्होंने ओला और ओला इलेक्ट्रिक भी फाउंड की थी। चलिए अगला सवाल, विच टू कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन इनॉग्यूरल एडिशन ऑफ सादा तानसीक, SADA तानसीक, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है जो पहली बार होने जा रही है, कौन से दो देशों के बीच हो रही है? आज से ही शुरू हो रही है, राजस्थान में हो रही है, 10 फरवरी तक चलेगी। कौन से दो देश हैं जी? इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया और UAE में कंफ्यूज तो नहीं होते हो ना, अलग अलग हैं। हाँ, तो सऊदी अरेबिया। Who recently became the oldest man to win a Grand Slam double titles at the age of 43? 43 की उम्र पे ओल्डेस्ट मैन बन करके ग्रैंड स्लैम डबल टाइटल किसने जीता है? कौन सा टाइटल है ये? ऑस्ट्रेलियन ओपन है। किसने जीता है जी? रोहन बोपन्ना ने जीता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बटालियन डिड KM करियप्पा कमांड मेकिंग हिम द फर्स्ट इंडियन टू लीड अ बटालियन? KM करियप्पा साहब ने एज द फर्स्ट इंडियन एक बटालियन लीड की थी और आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सी बटालियन है जो उन्होंने लीड की थी। देखूं आपने ध्यान दिया या नहीं दिया, बताइए। आंसर विल बी B, 1/7 राजपूत बटालियन। ओके, विच न्यूज़पेपर इज रिकग्नाइज्ड एज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया? हमने देखा कि आज इंडियन न्यूज़पेपर्स डे है और वो मनाया जाता है क्योंकि पहला न्यूज़पेपर आज के दिन लॉन्च किया गया था। और वो न्यूज़पेपर कौन सा था आपसे पूछा जा रहा है। इंडिया का ही नहीं, एशिया का सबसे पहला न्यूज़पेपर हिकीज बंगाल गेजेट। सी इज द राइट आंसर एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। मैं पढ़ देती हूँ बिकॉज स्क्रीन छोटी हो जाती है, कई बच्चों को पढ़ने में नहीं आता है। वेयर वॉज द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टिवेशन हेल्ड? समुद्री शैवाल खेती को बढ़ावा देने के लिए पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? और चारों स्टेट्स ऑप्शन में है, राइट आंसर लिखिएगा। रियली होप आज का सेशन समझ में आ गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा। कल मिलेंगे 12 बजे विद अनदर डेली CA सेशन। तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और जाकर के 1 बजे टेलीग्राम चैनल पे प्रैक्टिस क्विज जरूर से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।